बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, वेलकम टू न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी। दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं आज की। एक इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करेंगे अगले सेगमेंट में जाके, जहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप इज़ इन चाइना। तो चाइना में क्या होने जा रहा है, प्रेसिडेंट ट्रंप का ये जो दौरा चीन है, ये कितना इंपॉर्टेंट है, इस पे बात होती है। उसके अलावा हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है। एक तरफ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गुज़िश्ता पौने 2 साल हो चुके हैं, ये उससे इमरान खान की रिहाई के लिए मुसलसल एहतजाजी सियासत का रास्ता इख्तियार किया हुआ है। तो दूसरी तरफ इस्लामाबाद में 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से एक नई डिबेट वो शुरू हो चुकी है, जिससे पॉलिटिकल टेम्परेचर बहुत राइज कर रहा है। तो यहाँ पे सवाल ये कि क्या ये दोनों बड़ी सियासी डेवलपमेंट्स मुल्क में किसी नई तब्दीली का पेशखैमा बनने जा रही हैं। ये पहली बात तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि कल सुहेल आफरीदी साहब भी मौजूद थे, जो धरना या प्रोटेस्ट किया गया अडयाला जेल के बाहर। तो उसकी सिग्निफिकेंस कितनी है और वो कितना इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, ये डिसाइड करने में कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा आने वाले दिनों में बतौर एक ऑपोजिशन क्या रोल इख्तियार करेगी। और दूसरा ये कि माजी की तरह ये कोई सियासी डायलॉग का हिस्सा बनेगा नहीं बनेगा, ये डेवलपमेंट्स किस तरफ लीड करेंगी वो देखना है। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तारीख पर नजर डालें तो 5 अगस्त 2023 को तोशाखाना केस में सजा के बाद इमरान खान की गिरफ्तारी से शुरू होने वाली तहरीक आज तक मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी, लेकिन आज भी इमरान खान रिहा तो दूर की बात है, उनसे मुलाकात नहीं हो रही। उनके जो डॉक्टर्स हैं बतौर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बकौल, वो कहते हैं कि जो ज़ाती मौलजीन है उन तक भी रसाई नहीं दी जा रही और हमें नहीं मालूम कि इमरान खान की सेहत के हवाले से क्या चल रहा है और क्या नहीं है। दूसरी डिबेट आज के न्यूज़ टुनाइट विद नमरा अब्बासी में ये होने लगी है कि 28वीं आईनी तरमीम की जो नई बहस है उससे मुताल्लिक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं। आज भी हमने कुछ ज़राए ने ये रिपोर्ट किया कि महमूद खान अशरफजई साहब की मुलाकात हो रही है मौलाना फजलुर रहमान के साथ, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इज़ गियर्ड अप 28वीं आईनी तरमीम के लिए। लेकिन दूसरी तरफ हुकूमत के एंड पे भी बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हो रही हैं, सदर और वज़ीर आज़म की मुलाकात होना और ये खबरें बाहर आना कि 28वीं आईनी तरमीम से मुताल्लिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रिजर्वेशन जो है उनको दूर करने की कोशिश की जा रही है और उनको मनाने की कोशिश की जा रही है। सो ये सब किसको लीड करेगा, क्या होने जा रहा है, 28वीं आईनी तरमीम होगी क्या और किस तरह से होगी, इसमें पॉइंट्स क्या क्या शामिल होंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26वीं 27वीं की बार तो कुछ भी नहीं किया उसको रिवर्स करने के लिए, अपने एंड पे ज़रूर किया होगा लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो अब जो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से रद्द-ए-अमल आएगा वो सोलिडिफाई होता है या नहीं होता, ये भी देखेंगे। अब इन तमाम तर मामलात पे बात करने के लिए मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया है शफ़ी खान साहब ने। शफ़ी, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी ऑन द शो। शफ़ी, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि कल आपने एक बार फिर से सुहेल आफरीदी साहब की प्रेजेंस के अंदर एहतजाज किया अडयाला जेल के बाहर। तो इसका फ़ायदा हो रहा है आप लोगों को? अगर नहीं हो रहा है तो, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, ये बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पिछले जब से इमरान खान जेल के अंदर गए उससे लेके अभी तक आप लोग अपनी एहतजाजी सियासत के साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर ये फ़ायदा पहुँचाना होता तो अभी तक एटलीस्ट आप लोगों की मुलाकात तो हो जाती। सबसे पहले आपका शुक्रिया। जब तक जहाँ तक कल की सुहेल आफरीदी साहब की आमद की बात है, आपने देखा होगा कि आखिरी मंगल को जब अलीमा आपा यहाँ पे मौजूद थी तो उन्होंने अनाउंस किया कि अगले मंगल जो है वो आफरीदी साहब अपने पार्लियामेंटेरियन के साथ अडयाला आएंगे। तो उसी ऐलान पे अमल करते हुए कल आफरीदी साहब वहाँ पे मौजूद थे और आपने देखा कि वहाँ पे अच्छी खासे एक क्राउड वहाँ पे मौजूद था। आफरीदी साहब के आने से ये प्लस पॉइंट होता है कि वहाँ पर जो लोगों की तादाद है वो भी बढ़ जाती है। और कल फिर आपने देखा कि शाम तक वहाँ पे धरना भी जारी रहा। हमें ये इल्म था और हमें ये पता भी था कि मुलाकात तो इन्होंने हमारी नहीं करवानी, क्योंकि इमरान खान साहब का खौफ ही इतना है और फिर सुहेल आफरीदी साहब का खौफ कि अगर उन आपने देखा होगा कि 11 दफ़ा आफरीदी साहब वहाँ पे आ चुके हैं लेकिन 11 दफ़ा उनकी मुलाकात नहीं करवाई गई। कल भी वहाँ पे मौजूद थे, मुलाकात नहीं करवाई गई। फिर आपको ये भी याद होगा कि वहाँ मुलाकात के लिए वह धरना भी दिया गया, पूरी रात सर्द रात में CM सुहेल आफरीदी साहब बाहर रोड पे थे, नहीं करवाई गई। फिर हम कोर्ट गए, कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त दी, वो नहीं सुनी जा रही, नहीं लगाई जा रही। फिर आपने एक और चीज़ भी देखी होगी कि हमने हर जगह हर दरवाज़ा खटखटा लिया है। हमने PM से भी बात की, चीफ जस्टिस को भी कॉल्स की गई, CM को भी ख़त लिखा गया, हमने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा, हमने धरना भी दिया लेकिन कहीं हमारी सुनवाई नहीं हो रही। और कल जब हमारा धरना ख़त्म हो रहा था तो आपने देखा होगा कि वहाँ पे ये बात बड़ी वाज़ेह तौर पे कही गई है कि अगले मंगल हम आएंगे तो सख्त रद्द अमल दिया जाएगा। एक हफ़्ते का अल्टीमेटम दिया
गया है कि इमरान खान साहब को शिफ्ट किया जाए। तो शफी, आपकी मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही? आप एहतजाज भी कर रहे हैं, सीएम जो एक सूबे का सीएम है और ये वो सूबा है जिसमें दहशतगर्दी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसके बावजूद फिर मुलाकात क्यों नहीं हो पा रही है? वजह क्या है? क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बात सुन ले प्लीज़ मेरी, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर भी इल्ज़ामात लग रहे हैं कि वो मिलना ही नहीं चाहते, या फिर दूसरी बात ये कि वो चाहते ही नहीं है कि इमरान खान की रिहाई हो और बैकडोर कोई और चीज़ें चल रही हैं। देखिए, पहली बात यह है कि इस मुल्क में इस वक्त आइन और कानून जो है वो मौजूद ही नहीं है, ना उस पर कोई अमल हो रहा है। देखिए, जो जुडिशरी होती है वो बुनियाद होती है, और यहाँ पे 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद अदालतों को महकूम कर दिया गया, अदालत के ऊपर अदालत बनाई गई। और जब भी तारीख लिखी जाएगी, दोनों पार्टियां, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो नाम है वो सयाब बाप से लिखा जाएगा। जिस तरीके से उन्होंने आइन के साथ खिलवाड़ किया, पार्लियामेंट से ताकत खींची, लोगों को इस्तिस्ना दिया, जब उनको ये पता है कि इनकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही, ना अदालत में सुनवाई हो रही है और ना ही कोई कानून और आइन जो है उसको सजा दे रही, तो वो इतना तगड़ा हो गया है कि वो किसी चीज़ को मलहूज़ खातिर नहीं लाता। ठीक है, अच्छा शफी, आपकी बात मैं यहीं से आगे कंटिन्यू करती हूँ, लेकिन प्रोग्राम में जी हमें ज्वाइन किया हाफिज़ नुमान साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा। हाफिज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग लीडर इमरान खान जेल के अंदर हैं और सर उनकी मुलाकात नहीं करने दी जा रही है। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, कल भी अडियाला जेल के बाहर पूरा दिन ये लोग मौजूद रहे और ये कह रहे हैं कि हमारे खिलाफ हुकूमत बहुत इकदाम लेती है, बहुत सख्त इकदाम लेती है और हमारी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। सर, इसकी वजह कि हुकूमत क्यों डरती है एक मुलाकात से? देखिए, बड़ी बुनियादी चीज़ है कि ये सिक्योरिटी थ्रेट है। अच्छा। और आपके इल्म में है कि जब भी मुलाकातें होती थी और ओपन मुलाकातें होती थी और जिस अंदाज में बाद में आके बयानात दिए जाते थे और जिस तरह इंडियन मीडिया को बयानात दिए जाते थे, एंटी स्टेट बयानात दिए जाते थे लंदन के अंदर और यूरोप के मुख्तलिफ शहरों के अंदर, जिस तरह इंडिया के स्लोगन्स के साथ और इंडिया के झंडों के साथ मुजाहरे किए जाते थे और पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ नारे लगाए जाते थे और जिस तरह मुल्क की सालमियत को नुकसान पहुँचाया जाता था, तो अल्टीमेटली इनको गौर व फिक्र करना चाहिए कि आज इनके सूबे के अंदर जो सिक्योरिटी के हालात हैं कि जब के डेली दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं, इनकी जो पुलिस है, इनकी इंटेलिजेंस है, वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। उसकी वजह यह है कि इनको बुनियादी तौर पर मुल्क की सिक्योरिटी से कोई गर्ज नहीं है, इनको ना मुल्क की इकॉनमी से कोई गर्ज है, ना अवाम की फलाह बहबूद से कोई गर्ज है। और ये एक सिंगल नारे के, और नारा भी बेबुनियाद हो चुका है। इमरान खान साहब के ऊपर जो केसेस हैं, जो मुकदमात हैं, वो अदालतों के अंदर जाएं, और जब अब आज जबकि वो अदालतों के अंदर अपने मुकदमात को फेस कर रहे हैं, तो अब ये कह रहे हैं जनाब कि वो जजेस ही गलत हैं। तो मैं इनको बताना चाह रहा हूं कि जो जजेस इनके दौर के अंदर थे, जो अपना काम करने के बजाय डैम बना रहे थे और डैम्स के चक्कर में लोगों से पैसे वसूल करते थे और जिस तरह की हॉस्टिलिटी उनकी तरफ से होती थी, तो मेरा ख्याल है कि इनको वो वक्त याद रखना चाहिए। सब कुछ गलत हो सकता है, पर मेरी एक बात सुने सर, आज शहबाज शरीफ आपके वजीर आजम है, नवाज शरीफ चले हमें सियासत में सामने ऑन फ्रंट आके प्ले करते हुए तो नजर नहीं आते, लेकिन चले वो सदर पार्टी के, उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मिसाल दे रही हूँ आपको वजीर आजम शहबाज शरीफ की या फिर नवाज शरीफ। अगर कल को खुदा न ख्वास्ता वो जेल के अंदर जाते हैं, उनकी सेहत इतनी ख़राब हो जाती है, जहां ये क्लेम किया जा रहा है कि 85% से ज़्यादा वो अपनी आईसाइट लूज़ कर चुके हैं या कोई और बीमारी खुदा न ख्वास्ता होती है, और आप लोगों को महीनों महीनों उनसे मिलने नहीं दिया जाता, तो सर आप उस चीज़ को मुनासिब कहेंगे फिर कल को अपने लिए भी और आप लोगों को भी? जब पीटीआई कहेगी कि आपके केसेस लगे हुए हैं, अदालत के अंदर चले जाएं, अदालत आपको हुक्म देगी, अदालत का हुक्म है सर इमरान खान से भी मिलने का, तो आपको भी कल ऐसी अदालत में से हुक्म आया करेंगे? देखिए, बिल्कुल डिसइंफॉर्मेशन है। इमरान खान साहब की जो हेल्थ है, उनकी जो फलाह बहबूद है, उस हवाले से अच्छा सर बिल्कुल 100% ठीक है, उसके बावजूद एक बंदा उससे मिलना उसका हक है। मेरी गुजारिश सुन लें जी प्लीज, कि इमरान खान साहब का रेगुलर चेकअप होता है और जो एक बोर्ड बना हुआ है बड़े एक्सपर्ट डॉक्टर्स का, वो इनका रेगुलर चेकअप करता है। और आपको याद है कि इनके जब जो इनके वकील जाते हैं, वो जब मिल के आते हैं तो बिल्कुल वो सेटिस्फेक्शन का इजहार करते हैं कि इमरान खान साहब अपनी सेहत की बेहतरीन हालत के अंदर हैं, उनको तमाम सहूलियात अंदर मुहैया की गई हैं, 10-12 चक्कियाँ और कमरे उनको मुहैया किए गए हैं जहाँ पर उनके मुशक्कती रहते हैं, जहाँ पर उनके खिदमत गुजार रहते हैं। और इसके अलावा जितना प्रोटोकॉल उनको, एक आम आदमी को देखें, इतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता जेलों में जितना इमरान खान साहब को वहाँ पे दिया जा रहा है। तो मेरा ख्याल ये है कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से हुकूमत को भी बिल्कुल हुकूमत विजिलेंट है और हम समझते हैं कि उनकी सेहत का हमें ख्याल करना चाहिए, और इस हवाले से उनके रेगुलर चेकअप्स हो रहे हैं। और उनकी आई साइट का भी जो एक शोशा छोड़ा था इन्होंने, वो भी उसके अंदर भी कुछ सदाकत नहीं थी। यानी हाफिज साहब ने जहां तक इमरान खान साहब की सेहत के बारे में बात की है,
हाफिज़ साहब शायद नवाज शरीफ की जेल को देखा हो, क्योंकि वो तो कभी जेल में रहे नहीं है, हमेशा रेस्ट हाउस में रहे हैं। और जिस रेस्ट हाउस में वो रहते थे, वो जेल के रिकॉर्ड के मुताबिक एक दिन में 120 दिनों की मुलाकात उनसे उस रेस्ट हाउस में हुई थी। या तो फिर ये डील कर लेते हैं, कभी सऊदी अरब चले जाते हैं, कभी लंदन चले जाते हैं, क्योंकि इनकी सियासी तारीख में डील के अलावा कुछ आपको मिलेगा ही नहीं। लंदन जाने के लिए तो देखना मैंने आपकी बात तहम्मुल से सुनी, आप मुझे बिल्कुल रिप्लाई कर लीजिएगा, मैं ख़त्म कर लूँ, बिल्कुल आप रिप्लाई कर लीजिएगा। जहाँ तक उन्होंने कहा कि जी इमरान खान साहब को कमरे मिले हुए हैं, जहाँ तक ये कहते हैं कि मुशक्क़त मिले हुए हैं, तो फिर इस तरह कर लें कि ठीक है, आप हमें तो नहीं जाने दे रहे हैं, फिर आप पार्लियामेंट के अंदर कितने कुछ अरकान की कमेटी बना लें, उनको विजिट करा लें, या कुछ जर्नलिस्ट को अंदर भेज दें और दिखा दें कि खान साहब को कौन से कमरे मिले हैं, कौन सी मुशक्क़त मिल रहे हैं। सलमान सफदर साहब जब अंदर गए थे तो 6x6 का एक सेल है, 200 दिन से वो आइसोलेशन में है, 200 दिन से किसी की मुलाकात नहीं हुई। अगर उनकी सेहत बेहतर है तो ज़ाती डॉक्टर की रसाई को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा, उनकी बहनों की मुलाकात क्यों नहीं करवाई जा रही? अगर सब कुछ अंदर ठीक है तो फिर आप मुलाकात करवा दें, मुलाकात करवाएंगे तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बात बड़ी वाज़ेह है कि इनको इमरान खान साहब से खौफ है, ये इमरान खान साहब के नाम से इनको खौफ आता है, क्योंकि इनको पता है कि जिस दिन वो बाहर निकलेंगे, इनका ये हाइब्रिड निज़ाम जो खड़ा किया गया है, ये खुद इसको हाइब्रिड निज़ाम कहते हैं, वो एक ट्वीट की मार है। तो जिस दिन इमरान खान साहब बाहर जेल के बाहर कदम रखेंगे, इनकी गवर्नमेंट भी ख़त्म होगी, और इस जितने भी चोर इस वक्त इक़्तिदार पे 17 सीटों के ज़रिए पूरे पाकिस्तान पे अजाब की तरह मुसल्लत है, ये भी अपने घर जाएंगे, घर नहीं बल्कि जेलों में जाएंगे, और इंशाल्लाह ये इबरत का निशान बनेंगे। बात बड़ी वाज़ेह है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है, ये हर सेक्टर में नाकाम हो चुकी है। मैं मियाँ साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनको चैलेंज करता हूँ, किसी एक सेक्टर में ये हुकूमत बता दे कि इन्होंने फैक्ट एंड फिगर्स को सामने रख के कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके गए हों। आपने देखा होगा कि इस वक्त भी पेट्रोल की जो प्राइसेस है, जो महंगाई है, जो लाकानूनियत है, जिस तरह आईन को मसख किया गया, बेशक एक आम आदमी आदमी जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पा रहा। हमारे 150 का पेट्रोल जो था वो इनके लिए महंगा था, लेकिन 420 का इनके लिए सस्ता है। फिर अगर आटा, दाल, चीनी जो कि बेसिक नेसेसिटीज़ है, वो डबल प्राइसेस से भी ज़्यादा हो चुकी हैं, अदवियात डबल प्राइसेस से ज़्यादा हो चुके हैं। तो ये अजाब की तरह मुसलत हो चुके हैं। ये नेशनली और इंटरनेशनली बाइस शर्मिंदगी है। जितना जल्दी इनसे छुटकारा हासिल किया जाए, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बेहतर होगा। अच्छा हाफिज साहब, 28वीं आईनी तरमीम आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हो रही हैं, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर मिलते हुए नजर आ रहे हैं, और बताया ये जा रहा है कि ये 28वीं आईनी तरमीम की तैयारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मनाया जा रहा है। देखिए, पहले तो मैं इनको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जिस इमरान खान साहब की आज पार्टी की बात कर रहे हैं कि अगर वो बाहर आएंगे तो जनाब ये निज़ाम तहस नहस हो जाएगा। मेरा ख्याल ये है कि अगर इतनी मजबूत पार्टी है तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए पहले जद्दोजहद करें। ये जो अपने बिलों के अंदर घुसे हुए हैं और ये जो आराम से बर्गर फैमिली और ये अपना बर्गर्स खा रहे हैं और ये इंजॉय कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इनके काफ़ी ज़्यादा अरकान असम्बली सूबाई असम्बलियों के अंदर भी मौजूद हैं, नेशनल असम्बली के अंदर कोई एक भी बाहर नहीं आता कि जो इमरान खान साहब की रिहाई की बात करे। तो ये जो इतनी जिस पावर की बात कर रहे हैं, ये अब इनकी खाम ख्याली और ख्वाब है। अच्छा। ये अब इसको ये भूल जाएं, ये बिल्कुल भूल जाएं। लोगों ने वाज़े तौर पर इनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया है, और आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को इज़्ज़तें नसीब की हैं। आज मार्का हक के बाद और आज इंटरनेशनल, मैं एक मिनट में आपकी इसी बात की तरफ आ रहा हूँ, जो 28वीं तरमीम की तरफ भी आ रहा हूँ, कि आज मार्का हक के बाद जो पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिक रोल प्ले किया है, अभी ईरान और अमेरिका की जंग को और मीडिएशन का किरदार और पूरे मिडल ईस्ट के अंदर रोल प्ले किया है, इस हवाले से पाकिस्तान की जो इज्जतों में इजाफा हुआ है। असल में ये इज्जतें इनको एक आंख नहीं भा रही। आज हमारे ग्रीन पासपोर्ट की जो इज्जत है उस पर ये तिल मिला रहे हैं। जहां तक ये देखें, जहां तक ये अभी महंगाई की बात कर रहे हैं, तो क्या ये महंगाई यूरोप के अंदर नहीं हुई? क्या बांग्लादेश के अंदर क्या इंडिया के अंदर? मैंने आपकी बात सुनी है बड़ी लंबी, पाकिस्तान में मैंने आपकी लंबी बात सुनी है, एक मिनट। बात यह है कि आज इंडिया के अंदर हजारों की तादाद में लोग लाइनों में लग रहे हैं और अवेलेबिलिटी कोई नहीं है। मुझे आप ये मुझे बताएं कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई अवेलेबिलिटी का इशू है?
पेट्रोलियम आफिद साहब, फिर भी आपकी बात कॉन्ट्रडिक्ट सर, अगर availability मैं इतनी बताना ज्यादा है चाह तो रहा फिर prices तो हूँ, नहीं ये बढ़नी जो चाहिए, फिर तो हालात कम होनी हैं चाहिए। ये पूरे यूरोप के अंदर इस वक्त 30% से ज्यादा सर प्राइसेस हमारे कार्गोज आज भी पहुंचे हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर के पहुंचे। सर अगर इतनी एनफ अवेलेबिलिटी है तो फिर तो प्राइसेस बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए। प्राइसेस इंटरनेशनल प्राइसेस हैं जिसके मुताबिक आपको इंटरनेशनल बढ़ने के बावजूद हमारे पड़ोस में नहीं बढ़ी। अलग इंटरनेशनल सर रिस्पेक्टफुली यहाँ पे हम आपसे डिसएग्री करेंगे। शफी साहब तो चले ऑपोजिशन कैसा, मैं बतौर एक पाकिस्तानी बात कर रही हूँ कि सर 420 रुपए फी लीटर लेना ये बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। बिलाशुबा महंगा है, ये नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि महंगा नहीं है, अवाम के ऊपर बोझ है, लेकिन आप हालात देखें, आपको हालात और जो सर्कमस्टांसेस इस वक्त मौजूद हैं ये हमारे सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है, ये पूरी दुनिया के हालात हैं। सर ऐसे नहीं है सर, पूरी दुनिया में ऐसे नहीं हुआ सर, इंडिया में नहीं हुआ, बांग्लादेश में नहीं हुआ, ये आर्गुमेंट। और सर एक बात, ईरान के दरमियान कोई मुआहदा हो जाएगा, आप देखेंगे सर प्लानिंग मिनिस्टर ने खुद कहा है, सर प्लानिंग मिनिस्टर ने खुद कहा कि जब आप लोग टैक्स नहीं देते तो हम लेवीज के जरिए निकालते, फिर हम पेट्रोल फी लीटर जब आपसे ये तो जंग से जोड़ना, ये आवाम को जरा, ये तो 78 साल से है कि आपकी डायरेक्ट टैक्सेशन के अंदर तो सर फिर मान लो हुकूमत की वो डायरेक्ट टैक्सेशन में नाकाम हो पीटीआई के दौर में इन्होंने क्या सर पीटीआई के दौर में भी बहुत महंगाई। देखिए बात ये है कि देखिए ये एक सस्ता नारा है, ये सस्ता नारा मैं ज़िम्नी सवाल कर रहा हूं आपसे, मुझे किसी एक सेक्टर में आप बता दें कि आपकी 4 साल हुकूमत में उस एक सेक्टर में पाकिस्तान को एक तमाम नहीं, मुझे एक बताएं, फैक्ट्स एंड फिगर रखें। मैं आपको बता रहा हूं कौन सा इनकी अपना जब गवर्नमेंट के आखिरी दिनों में इनके वजीर आजम ने ये कहा कि जनाब पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है, कामयाबी दिखा दें, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो रहा है। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से पाकिस्तान राइजिंग पोजीशन पे है। कैसी राइजिंग पोजीशन है कि जहां पे 150 का पेट्रोल 420 का मिल रहा है, मुझे बताएं जहां आटा 1200 का था 2800 पे मिल रहा है, जहां पे चीनी थी वो डबल हो गई है, सब्जी की प्राइसेस डबल हो गई है। बेचारा जो गरीब आदमी है वो लेवी के मद में पैसे आप उससे बटोर रहे हैं। $60 का खरीदा गया पेट्रोल पे 55 रुपए आपने गैर हराम खोरी किया, 55 रुपए की। यहाँ पर डायलॉग करें, आप चीखो पुकार ना करें, वबेला ना करें। बता दें एक सेक्टर, चले शफी जान साहब प्लीज उनको मौका दीजिएगा जवाब को। जी एक सेक्टर, मैं सिर्फ एक सेक्टर पूछ रहा हूं। ठीक है हाफिज साहब प्लीज जवाब दीजिएगा। जी बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अल्लाह ताला की मेहरबानी से देखें, ये एक वक्ती तौर पे आपको याद है जब इनकी गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे और जब नई गवर्नमेंट ने टेक ओवर किया 39% पे इन्फ्लेशन थी जो कि 4% पे आई। ठीक है, और ये था कि हर चीज कंट्रोल में थी, लेकिन अब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो हालात इस वक्त पैदा हुए हैं जिससे महंगाई का एक एलिमेंट है कि जिसके अंदर पावर की प्राइस और पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ी हैं, उससे लोग अफेक्ट हुए हैं और हुकूमत सर जोड़ के बैठी हुई है कि उसको कंट्रोल करना है। लेकिन तमाम सेक्टर, आपकी बात बिल्कुल बजाय, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी हालात हैं। तमाम जो सेक्टर्स है, आपकी इंडस्ट्री इन ऑर्डर है, आपके एग्रीकल्चर इन ऑर्डर है, आपके तमाम सेक्टर्स इन ऑर्डर हैं। अच्छा, आपकी ट्रेड बेहतरीन चल रही है, आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बैलेंस बिल्कुल ठीक है, ट्रेड बैलेंस का जो डेफिसिट था, देखिए ये बात तो जो ट्रेड डेफिसिट था आपका वो बड़ा इस वक्त कंट्रोल में है, आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी रिमिटेंसेस बढ़ रही हैं, आपकी टैक्स हमारा जो है वो $40 बिलियन से ज्यादा की आपको रिमिटेंसेस आ रही हैं। मैंने जैसे पहले कहा, पहले कहा कि ये हुकूमत नहीं बता सकती किसी एक सेक्टर में कि इन्होंने वहां पे कोई कारकर्दगी दिखाई हो। अच्छा, पहली बात कि ये कह रहे हैं इस वक्त 45% गुर्बत हो गई है, मतलब पाकिस्तान की आधी आबादी जो है वो गुर्बत की नीचे जो लकीर है उससे नीचे ज़िंदगी बसर कर रही है। दूसरी बात, पाकिस्तान की 41 दौर में 70% हो गई थी। अगर 70% होगी, दौर में अगर 70% सुन ले, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, सुन ले। देखिए मैंने आपकी बात नहीं की, आपने काटी है, नहीं अब सुन लेना, मैं भी थोड़ा सा ठीक करना चाहता हूं। 41 साल तारीख में जो बेरोजगारी थी वो आज बुलंद तरीन सतह पे है, गुर्बत बुलंद तरीन सतह पे है, बेरोजगारी बुलंद तरीन सतह पे है। बात बड़ी वाज़ेह है कि इनकी जो 4 साल की हुकूमत है, ये जो जब से ये रजीम चेंज हुआ है, जिस तरीके से बैरूनी साजिश के तहत कुछ अंदरूनी गद्दारों ने मिलकर पाकिस्तान का जो बेड़ा गर्क किया है, उसकी रिजल्ट जो है वो आम पाकिस्तानी भुगत रहा है, कर रही, मैं आपको भुगत रहा है, वो भुगत रहा है। ये किसी एक सेक्टर में इमरान खान की रिहाई के लिए 500 लोगों को का जुलूस निकाल के आज दिखा दें, 500 लोग आपके साथ आपकी परफॉर्मेंस पे बात कर रहा हूँ। देखिए इनकी सियासत का मरकज इमरान खान है, ये शुरू इमरान खान से करते हैं, खत्म
इमरान आप- खान आप पे भी करते इसी हैं, पे शुरू करते हैं खौफ ना। इतना इमरान आप खान मुझे का आप है बताएं कि कि पार्लियामेंट में आपका इनके कौन सा लीडर हो, productive इनका role है? मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ आप- कभी खुद को धूप लगाने के लिए बाहर आ जाता है, वो जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो इमरान खान से शुरू करता है, इमरान खान पे अच्छा, खत्म कर महमूद देता खान है। अचकजई साहब हैं जो इनके लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, उनको लीडर ऑफ द अपोजिशन बनाया गया है। हुकूमत पाकिस्तान ने उनको डायलॉग की बात की है, उनको भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा कि जनाब कोई डायलॉग किया जाए। बिल्कुल कोई शफी, ये इनका मुझे बताएं कि हुकूमत का इनका मौके क्या पे क्या हम पॉजिटिव। मुज़ाकरात के लिए बुला चुके हैं? कल भी वज़ीर आज़म ने कहा कि आए मुज़ाकरात देखिए, करें। हमने महमूद खान अचकजई साहब जो हैं वो इस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन है और अच्छा। तहरीक इंसाफ की वजह से ही वो लीडर ऑफ अपोजिशन है। इमरान खान साहब ने उनको नामजद किया था, 5 महीने ये नोटिफिकेशन नहीं कर रहे थे। फिर अफरीदी साहब ने जब स्ट्रीट मूवमेंट चलाई, मोमेंटम बना, प्रेशर में आए तो नोटिफिकेशन हो गया। अगर हुकूमत मुज़ाकरात चाहती है तो कुछ फंडामेंटल पॉइंट्स पे हम उनके साथ एग्री हो चुके हैं, जिसमें मैंडेट की वापसी है। 8 फरवरी को जो उन्होंने डाका डाला है उसकी वापसी की बात होगी, फ्रेश इलेक्शन की बात होगी, नया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की बात होगी। 64,000 शफी, महमूद खान, एक सेकंड, हाफिज साहब। हाफिज साहब बात बताना चाह रहा हूं, इनके सर, अंदर ही एक 2 सेकंड। ग्रुप हैं। कोई ग्रुप नहीं जो है। इनके मैं वो सवाल पूछ रही हूँ, ग्रुप हाफिज नहीं साहब है। प्लीज मुझे मौका जो दीजिएगा। इनके member of शफी जान, national- आप बात कर रहे हैं इस वक्त महमूद खान अचकजई साहब की। अब पार्लिमानी कमेटी आपकी अपनी, उसको इमरान खान के हुक्म के मुताबिक कमेटियों से जो है वो रिजाइन किया था ना। अब उसके बाद महमूद खान अचकजई साहब ये कहते हैं कि नहीं जाना चाहिए कमेटी में वापस, जबकि पार्लिमानी कमेटी कहती है कि वापस जाना चाहिए। ये खबर है, अब इसकी तस्दीक या तरदीद आप कर अगर सकते हैं, इमरान- लेकिन लेट्स प्लीज, अगर- पार्लिमानी कमेटी ये क्यों कह रही है कि वापस जाना है? क्योंकि वो तो इमरान खान का हुक्म था, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी अपनी ही कमेटी इमरान खान को माइनस कर रही है। अगर कोई भी इमरान खान के हुक्म के खिलाफ पार्लिमानी किसी भी कमेटी में गया, वो तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं होगा। तहरीक इंसाफ में फैसले की कुव्वत इमरान खान साहब के पास है। वो गद्दार डिक्लेयर हो जाएगा। बिल्कुल वो गद्दार होगा अगर इमरान खान साहब के, इसका मतलब है कि आपके सारे MLA गद्दार हैं। इमरान खान साहब के हुक्म से वो पीछे हटेगा, वो बिल्कुल गद्दार मतलब है होगा। जितने आपके ये कोई members हैं, नवाज सारे शरीफ नहीं गद्दार हैं, है, क्योंकि ये कोई वो नवाज शरीफ नहीं, ये इमरान खान है। पार्लियामेंट और में इमरान बैठ खान के का बाद ये फैसला बात करते तहरीक हैं। इंसाफ में हरफ आखिर तो है। शफी जान साहब, ये मैंडेट महमूद खान तो इसका अचकजई मतलब साहब के इमरान पास खान नहीं है, डिक्टेटर है, इसका क्योंकि मतलब है अब से वो कुछ हिटलर देर है। पहले मैंने देखिए, सुन पॉडकास्ट लीजिए, किया उनका न्याजुल्लाह पार्लियामेंट न्याजी निज़ाम साहब के कोई पास। नहीं है। हाफिज साहब प्लीज एक सेकंड दीजिएगा मुझे। न्याजुल्लाह न्याजी साहब से अब से कुछ देर पहले मैंने पॉडकास्ट किया, बीइंग द स्पोक्स पर्सन ऑफ इमरान खान एंड बुशरा बीबी, ही सेड कि ये इख्तियार कमेटी के पास नहीं है, महमूद खान अचकजई साहब के पास है। वो जो फैसला करेंगे वो होगा, क्योंकि उनको देखिए, इख्तियार इमरान खान ने दिया है। पहली बात यह है कि महमूद खान अचकजई साहब तहरीक इंसाफ के सियासी फैसले नहीं कर सकता। अच्छा, तहरीक इंसाफ के सियासी फैसले इमरान खान साहब करेंगे। अच्छा। कमेटियों से बाहर आने का फैसला इमरान खान साहब का था। बिल्कुल कोई मैंडेट नहीं है महमूद खान अचकजई साहब के पास कि वो इमरान खान साहब के फैसले के खिलाफ जाए। अच्छा। फैसला वही होगा सियासी तहरीक इंसाफ का जो इमरान खान का होगा। बिकॉज स्पोक्स पर्सन ने कहा कि महमूद खान अचकजई साहब के पास इख्तियार है। एनी हाउ सर, आगे बढ़ते हुए प्लीज, मैंने 28वीं आईनी तरमीम से मुतालिक सवाल पूछा था, वो बताइएगा प्लीज। जी बिल्कुल, जहाँ पर जो कुछ ज़रूरी तरमीम है और हुकूमत की मुशावरत चलती रहती है, और जहाँ पर कोई चीज़ें रिफ़ाइन करनी हैं, अपने निज़ाम में बेहतरी लेके आनी है, उस हवाले से एक बिल्कुल एक ब्रेन ड्रेन काम करता रहता है। सर, बैरिस्टर गौर साहब ने कहा कि हमें रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, अमेंडमेंट्स की ज़रूरत नहीं है। सर, 27वीं 26वीं का भी रोला मुका नहीं, तो नहीं, इसमें देखें आईनी तरामीम तो अमेरिका के अंदर भी आती हैं, यूरोपीय यूनियन के अंदर भी और यूरोप के ममालिक में भी सर, आती वो हैं। अवाम की बेहतरी के लिए होती हैं। तो अवाम की बेहतरी के लिए होना है, सब कुछ होना है। आईनी तरामीम करना ये पार्लियामेंट का पूरा हक है। 2/3 की मेजोरिटी के साथ पार्लियामेंट समझती है कि इस चीज़ को, इस कानून को रिफाइन होना चाहिए, तो उस कानून को रिफाइन करने का पूरा हक पार्लियामेंट है और पार्लियामेंट से ये कोई हक छीन नहीं सकता। और ये किसी के कहने पर कि जनाब के उनकी राय में शायद ये तरमीम जो है ना उनके मफादात के खिलाफ है, इस बुनियाद पर उस तरमीम के हक को छीना नहीं जा सकता। इसलिए गवर्नमेंट जहां ज़रूरत महसूस करेगी वहां फौरी तौर पे आईनी तरमीम लेकर आएगी। देखिए, अच्छा। पहली बात यह है, जहाँ तक 28वीं तरमीम की आपने बात की कि इस हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं है। जिसने 28वीं तरमीम करनी है वही करेगा। ये सारे लाइन में खड़े होकर उसको वोट डालेंगे। जो इनके पास मसूदा आएगा उसमें ये ज़ेर ज़बर का भी फ़र्क नहीं कर सकते, ना अमेंडमेंट तो कर आप सकते इसीलिए हैं। फिर लाइन में खड़े होकर उनके रिस्पांस का वेट कर मैंने रहे आपको हैं। टाइम दिया, अगर आप इस तरह बात करेंगे फिर तो नहीं चलेगा ना। आपकी बात मैं तहम्मुल से सुन लेता हूँ, अब मेरे बाद आप रिस्पॉन्ड कर लें। ठीक है। ये आपने देखा 26वीं 27वीं तरमीम आई, दोनों पार्टियों में ये डंडे के नीचे दोनों एक हैं। दोनों ने खड़े होकर पार्लियामेंट से ताकत वापस ली और वो ताकत जो है किसी एक इदारे को दी। उस इदारे के सरबराह को इस्तिस्ना दिया, सदर पाकिस्तान को इस्तिस्ना दिया, जो कि कभी किसी तारीख़ में नहीं हुआ, किसी जमहूरियत में नहीं हुआ, इस्लामी तारीख़ में नहीं हुआ कि किसी को इस्तिस्ना मिली हो। ये शफी, मुझे ये बताएं कि फिर 26वीं आईनी तरमीम हुई, आप लोग उस पर नाराज़ थे, 27वीं आईनी तरमीम हुई, आप लोग नाराज़ थे, फिर कर क्या लिया? अब तो 28वीं आने लगी है, वो दो भी रिवर्स करने में पाकिस्तान तहरीक जब भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी, हम 26वीं तरमीम को भी वापस करेंगे, हम 27वीं तरमीम को भी वापस करेंगे। और जब तक इनकी हुकूमत है,
ये 26वीं भी करेंगे, 27वीं भी करेंगे, 28वीं भी करेंगे, 30वीं भी करेंगे, 35वीं भी करेंगे। ये भर्ती की हुई लोग हैं, इनके इख्तियार में क्या है? इनके पास जो मसूदा आएगा उस पर ये वोट डालेंगे लाइन में खड़े होके और जी हुजूरी करेंगे। अच्छा, नोमान साहब, आप इस पर कमेंट करना चाहते हैं? नहीं, देखिए, इसमें शफी जान साहब का एक अपना बड़ा स्टाइल है ना बात करने का। बात ये है कि एक असूल ये अपनी, जब इनकी हुकूमत आएगी, जो इनका एक ख्वाबो ख्याल है, तो ये ज़रूर जितनी मर्जी ये ज़रूर जितनी मर्जी आईनी तरमीमें लेकर आए, किसी को इतराज़ नहीं है। पार्लियामेंट के अंदर आए, हम तो आज भी कहते हैं अच्छा, कि ये पार्लियामेंट सर, चले आज के मेरे न्यूज़ टुनाइट में 2 चीजें एस्टेब्लिश हो गई कि कल को अगर आपकी लीडरशिप में से कोई और सीनियर लीडरशिप आपके बशमूल आपके सुदूर कोई अगर जेल में चला जाता है, उनसे मुलाकात नहीं होती, तो आप लोग नाराज नहीं होंगे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आईनी तरमीम करती है तो आप लोग उसके साथ भी बिल्कुल ऐसी कूल होंगे उसके साथ। देखिए, बात यह है कि बिल्कुल मैं समझता हूँ कि पार्लियामेंट का पूरा हक है। हम इनको आज भी कहते हैं कि आज ये पार्लियामेंट का हिस्सा हैं। इनके अरकान असम्बली बैठे हुए हैं वहाँ पे, वो तनख्वाहें भी ले रहे हैं, सारी मराहत भी ले रहे हैं। उनको इस सिस्टम का हिस्सा बनना चाहिए, उनको अपनी ओपिनियन देनी चाहिए, उनको इकॉनमी की प्रमोशन के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको अपना रोल एक प्ले करना चाहिए और अपोजिशन का रियल रोल प्ले करना चाहिए। ना ये कि वो डेली प्ले कार्ड्स उठा के आ जाएं और डेली वो कोरम। लेकिन हाफिज साहब, मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हो रही है महमूद खान अचकज़ई साहब से, तो आप लोग क्या उसके लिए तैयार हैं? हो सकता है मौलाना आप लोगों के साथ ना 28वीं तरमीम के मौके पे, आप लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि देखें, महमूद खान अचकज़ई साहब जो हैं एक सीनियर और बड़े दूरअंदेश एक रहनुमा हैं। जी हाँ। इसीलिए वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने उनको दोबारा इनवाइट किया है कि आएँ और बैठ जाएं। बात यह है कि हमने तो पहले दिन जब ये नॉमिनेशन हुई थी अपोजिशन लीडर की, तो हमने इस बात को कह दिया था कि अनकरीब इस अपोजिशन लीडर का भी इन्होंने वही हाल करना है जो इन्होंने अपने अरकान असम्बली का किया हुआ है। कि और ये अब और इस बात को अभी शफी जान साहब ने दोबारा दोहराया भी है कि जी बेशक वो अपोजिशन लीडर बन गए हैं, लेकिन उनको कुछ करने का इख्तियार नहीं है। हालांकि इस बात को भी ये तस्लीम करते हैं कि उनको ये मैंडेट इमरान खान साहब ने दिया है। जब दिया है तो अपोजिशन लीडर बने, तो मेरा ख्याल है कि अब उनके हाथ को बांधना और उनके हाथ पांव बांध के उनको एक समुंदर में फेंकने वाली बात है। तो उनको, मेरा ख्याल ये है कि इनको थोड़ा सा ट्रस्ट होना चाहिए अपने अरकान असम्बली के ऊपर भी। बस आखिरी सवाल शफी जान साहब से पूछना है मुझे। शफी, इस तरमीम के मौके पे आप लोगों का स्टेटस क्या है मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ? आप लोगों की क्या अभी तक कोई डिस्कशन हुई है और क्या आप लोग उनकी शराइत पिछली बार की तरह तो खैर नहीं, लेकिन आप उनकी कोई शराइत मान सकते हैं, कुछ इल्हाक हो सकता है? देखिए निम्रा साहिबा, जब भी दो पार्टियों के दरमियान या जब भी बात होती है तो इत्तेमाद का होना बड़ा ज़रूरी है। आपने देखा होगा कि 26वीं 27वीं तरमीम भी हम मौलाना साहब के पास गए और मौलाना साहब जो हैं वो आखिर तक हमारे साथ खड़े थे, लेकिन आखिर में उन्होंने 26 और 27वीं तरमीम के हक़ में जो है वोट दिया और वो ये कह रहे थे कि हाँ कुछ अमेंडमेंट्स उनके कहने पे हुए थे। हम दोबारा बिल्कुल मौलाना साहब के पास जाएंगे, हम हर उस बंदे के पास जाएंगे जो इस गैर आइनी गैर कानूनी तरमीम को रोकने में हमारी मदद कर सके। इस जो ये मुसलत हुकूमत है इससे छुटकारा हासिल करने के लिए हम किसी भी सियासी पार्टी के साथ बात करने को ठीक है। कमेंट प्लीज सर, 30 सेकंड। मैं इस पर सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि शफी जान साहब उस पर मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पे इजहार ख्याल कर रहे हैं जिसकी डिटेल्स का भी इनको नहीं पता। तो जब आपको डिटेल्स का ही नहीं पता तो आप अभी सरे दस्त आप उसको कैसे तो आपको भी नहीं पता, कैसे गलत कह सकते हैं? आपको पता नहीं तो ठीक है ना, तो मैं उसको गलत तो नहीं कह रहा ना। तो अगर मुझे बहुत डिटेल्स का नहीं पता, लेकिन आपके पास इख्तियार ही नहीं है। जब ये वो जो बन लिफाफा आएगा, जो बन लिफाफा आएगा उस पे आप लाइन में खड़े होंगे, हो जाएगा, उस पे आप वोट डालेंगे। असल क्या होता है, आपके पास कोई इख्तियार नहीं है, आप भर्ती किए हुए हैं। पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर जो होता है ना जी, जब कोई तजावीज आती है फिर क्रिटिसाइज किया जाता है क्लॉज बाय क्लॉज। तो मेरा ख्याल ये है कि इनको उसका हिस्सा बनना चाहिए। मैं बड़ा पॉजिटिव अंदाज में कह रहा हूं। अच्छा चले शफी, इनको पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनना चाहिए। कंक्लूडिंग कमेंट प्लीज। देखिए पहली बात यह है कि जब 26 और 27वीं तरमीम आ रही थी और जो ड्राफ्ट पीपल्स पार्टी के पास अलग था, इनके पास अलग था, जो इन्होंने जिसको वोट दिया वो अलग था। 28वें में भी अच्छा, आप लोगों को जो मिला आप लोग कहते हैं कि वो अलग था और फिर हमें तो मिला ही नहीं, हम तो थे ही नहीं। हाफिज साहब ऑन अ लाइटर नोट, वैसे हाफिज साहब बोलते हुए थोड़ा सा डर भी लगता है, लेकिन आपने मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। शफी जान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू हमारी बड़ी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन ये होगा कि 28वीं आईनी तरमीम पर जो नई बहस छिड़ चुकी है वो किस तरफ जाती है, उसमें आवाम के लिए क्या होगा, ये देखना बाकी है। एक ब्रेक शामिल करते हैं।
वेलकम बैक टू न्यूज़ टुनाइट विद नम्रा अब्बासी। कुछ बात करेंगे उस बहरान की जहां पे मशरिक़ वस्ता से लेकर वाशिंगटन, बीजिंग, मॉस्को और इस्लामाबाद तक सिफारती हलचल मची हुई है। प्रेसिडेंट ट्रंप वो एक अहम वफ्द के हमरा चीन पहुंच चुके हैं, जहां उनकी चीनी सदर से मुलाकात होगी और हो भी रही है। इस दौरे में ईरान जंग, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का बहरान, आलमी तजारत और ख़ास तौर पर चाइना और US के जो रिलेशनशिप है या ट्रेड है, फिर तेल की तरसील होगी, खित्ते की ओवरऑल बदलती हुई सूरत हाल, ये तमाम तर अहम टॉपिक्स हैं। उसके अलावा ताइवान एक वो मुअम्मा है जो लंबे अरसे से चला आ रहा है और मेरी ज़ाती राय के मुताबिक भी और तमाम तर रिपोर्ट्स के मुताबिक भी ताइवान का माज़रत के साथ जो मैटर है वो डिस्कस हो सकता है। रवानगी से पहले बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि ईरान की सूरत हाल हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। हमें दूसरी जानिब चीन मुसलसल ये इशारे दे रहा है कि खित्ते में अमन के पाकिस्तान का जो किरदार है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको सराहा जा रहा है। और ये वो जंग है जहाँ पे नुकसान सिर्फ अमेरिका को नहीं, ईरान को नहीं, बल्कि पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है। लेकिन इस इंपॉर्टेंट मोमेंट पे ये जो दौरा हुआ चीन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है क्योंकि ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि शायद जो अमेरिका ईरान जंग है उसके लिए कुछ डिसाइसिव एक्शंस यहाँ पे या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। चाइना का क्या किरदार हो सकता है और ईरान के मैटर के ऊपर चाइना का क्या किरदार हो सकता है और इस मामले के ऊपर US क्या डिमांड करेगा चाइना से या चाइना क्या डिमांड करेगा US से, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। इस पे बात करने के लिए साजिद तारर साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के अंदर वॉशिंगटन से। साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। सर, दो रोज़ा दौरा है चीन प्रेसिडेंट ट्रंप का, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ सिग्निफिकेंट डू यू थिंक इट इज़? मैं समझता हूँ कि दौरा, मैं पिछले 15 साल से डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ मुख्तलिफ कैपेसिटीज में काम करता रहा हूँ, बिलखसूस इलेक्शंस के हवाले से। तो सबसे पहले बात, वो हमेशा ये कहते थे अपनी मेगा बेस को कि मैं अगर प्रेसिडेंट होता तो रशिया चाइना अलायंस ना होने देता। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव यही होगा कि चाइना के साथ रिलेशनशिप ठीक किए जाएं और अगर पॉसिबल हो और रूस और चाइना के दरमियान अगर कोई दूरियां क्रिएट हो सकती हों तो करें। और यहाँ पे एक और बात अर्ज करना चाहूंगा कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के दौरे, प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के दौरे के फौरन बाद पुतिन साहब चाइना जाएंगे ताकि वो भी देखें कि कोई रिफ्ट ना इसके दरमियान आए। तो इस खासकर इस अंडर गिवन सर्कमस्टांसेस 2017 में पिछला दौरा हुआ था प्रेसिडेंट ट्रंप का। उस वक्त हालात ये थे कि कोई भी जंग दुनिया के अंदर जारी नहीं थी, सिवाय अफगानिस्तान में अमेरिकन ट्रूप्स मौजूद थे। लेकिन इस वक्त दुनिया मुख्तलिफ खित्तों में, मुख्तलिफ जगहों पे, लबनान, ईरान, मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जो है हालात ख़राब हैं। गाज़ा के अंदर भी हालात अभी ख़राब हैं। तो इस जो दौरा है, इस पे सबसे पहले तो अर्ज़ ये करना चाहूँगा कि जाने से पहले उन्होंने अपनी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग की और फ्लाई करने से पहले उन्होंने ये भी स्टेटमेंट दी कि हमें ईरान के मसले पे चाइना की ज़रूरत नहीं है। दूसरा, उन्होंने कहा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव हासिल कर लेंगे, चाहे जैसे भी हासिल करें। तीसरी सिग्निफिकेंस इसके अंदर ये आ रही है कि एटॉमिक सबमरीन जो है वो इस वक्त जबराल्टर के पास है, जिसकी लोकेशन कभी पहले डिस्क्लोज नहीं की गई, वो भी है। जो लास्ट पॉइंट ऐड करना चाहूंगा, यूके के अंदर एक फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है जिसमें 40 कंट्रीज जो हैं, मुख्तलिफ 40 कंट्रीज, वो फ्रीडम, जिस तरह प्रोजेक्ट फ्रीडम टाइप इस तरह का एक चीज है, उसको ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो ये सर्कमस्टांसेस है मेरी नजर आपने में। क्या बताया साजिद साहब, फिर से बताइएगा प्लीज। देखें, कल एक ऑनलाइन मीटिंग हुई है फॉरेन मिनिस्टर्स की ऑफ द वर्ल्ड, और जिसमें यूके क्लेम कर रहा है कि 40 के करीब मुल्कों का इत्तेहाद बनाया जा रहा है बनाए हरमुज को खोलने के लिए। 11 करोड़ पाउंड का जो है वो हेल्प भी देगा ताकि वहां से माइंस को साफ किया जा सके। ये एक नई डेवलपमेंट अभी रिसेंटली आई है। और इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रोजेक्ट फ्रीडम के बाद दुनिया का झुकाव जो है वो मेरे ख्याल है अमेरिकन साइड पे है या दूसरी दुनिया ये की माइंस साइड पे। हटाने की बात तो पहले भी हुई, उस वो रेजोल्यूशन जो वीटो भी कर दी गई थी। अब की बार ये किस तरह से प्रैक्टिकल हो सकता है? क्योंकि जितने भी तज्जियाकारों से मैंने बात की है, जब कभी भी माइन क्लेंजिंग के बारे में कुछ बात हुई है तो दे सेड कि ये बहुत इम्प्रैक्टिकल सी चीज है। देखिए, वो तो मैं समझता हूँ इस वक्त अमेरिका इजराइल के खिलाफ जो सेंटीमेंट है पूरी दुनिया के, वो एक अलग चीज है। लेकिन यूरोप और यूके और फ्रांस, जिसके अंदर अब इटली भी शामिल हो चुका है, जर्मनी और साउथ कोरिया भी शामिल हो चुका है, तो दर हकीकत इस वक्त 1550 शिप्स जो वहां पे फंसे हैं और तकरीबन 23,000 सेलर्स जो वहां फंसे हैं, ह्यूमैनिटेरियन एक इशू बन चुका है वहां पे। दुनिया अब उस लेंस से, जंग से हट के
ह्यूमैनिटेरियन उसको एक इशू को देख तो सर, रही ये है जो और 40 उस पे- ममालिक की आप बात कर रहे हैं, कता कलामी माफ, ये 40 ममालिक में आप कुछ बता सकते हैं कि ये कौन से रीजन के ममालिक हैं जो यूएस के साथ जा रहे हैं अगेंस्ट ईरान? नहीं, यूएस के साथ नहीं जा रहे, यही यहाँ तो मैं यही क्लैरिफाई करना चाहूँ, यूके यूनाइटेड किंगडम के अंदर ये मीटिंग हुई है, ओके, ऑनलाइन ओके। मीटिंग हुई है, दिस इज नॉट अ प्रैक्टिकल। लेकिन दूसरा ये भी पहले बताना चाहूंगा, फ्रांस भी कई दफा क्लेम कर चुका है कि हमारे साथ हम ख्याल 40 से ज्यादा ममालिक ऐसे हैं जो इस वक्त आबनाए हरमूज को खोलने के लिए हमारी मदद, हम एक पैक इकट्ठा कर सकते हैं। तो मैं दर हकीकत ये कह रहा हूं कि कल जो यूके के अंदर एक ऑनलाइन फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें ये इंकशाफ किया गया है कि वी आर क्लोज टू 40 कंट्रीज। दिस इज अभी रिसेंट यूके के जरीदों के अंदर, अखबारों के अंदर, या वहां पे उनके जो न्यूज आउटलेट्स हैं, वहां से अभी मेरा ख्याल है 2 घंटे पहले, 3 घंटे पहले ये खबर आई है कि उनकी कल एक ऐसी मीटिंग हुई है जिसमें 40 कंट्रीज का इत्तेहाद मौजूद है। दोज आर इंटरेस्टेड इन Huge. आबनाए उसको खोला जाए, और एक वाकई ही इस ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, 1550 शिप्स और तो 23,000 सर, नेवल ब्लॉकेट भी तो है दूसरी तरफ, तो फिर उस पे यूएस फ्लेक्सिबिलिटी शो कर देगा? देखिए, इस वक्त अगर देखा जाए, डोनाल्ड ट्रंप साहब की स्टेटमेंट ये आ रही है, वो कहते हैं हमारा ब्लॉकेट अगेंस्ट ईरान इज वर्किंग, वी आर नॉट इन रश। हमने उनको चोक कर दिया इकोनॉमिकली। अब वो, मेरा मकसद है कि आज गिरे या कल गिरे। दिस इज द स्टेटमेंट कमिंग आउट ऑफ ईरान सेज द सेम सर। ईरान ने कल इवन ये भी कहा कि हमारी यूरेनियम एनरिचमेंट 60% है, अगर दोबारा अटैक किया जाता है तो वी आर गोइंग फॉर 90%। एब्सोल्युटली, मैं यही तो कह रहा हूं। दर हकीकत देखा जाए तो ये हिसाब की जंग है, 73 दिन हो चुके हैं इसमें, 29 बिलियन डॉलर अमेरिका जो है इसमें वो कर चुका है। तो और दूसरा, बल्कि कल में सबसे बड़ा शॉकिंग मेरे लिए ये था कि सीईओ ऑफ अरामको, उन्होंने स्टेटमेंट दी है कि अगर आज आबनाए हरमूज खोल भी दी जाए तो 2027 तक इसका इंपैक्ट रहेगा दुनिया के ऊपर। तो एक इस क्राइसिस लाइक अ थर्ड वर्ल्ड इट इज अ क्राइसिस। नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू जारी रहती है। न्यूज़ टुनाइट में एक ब्रेक का वक्त हुआ है। टुनाइट ब्रेक से पहले जो हमारी गुफ्तगू जारी थी उसको वहीं से आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, तो चीन के अंदर फिर प्रेसिडेंट ट्रंप का जो 2 रोज़ा दौरा है, उसके अंदर आपके मुताबिक सबसे इंपॉर्टेंट जो एक तो फैक्टर है वो ये है कि अपने बायलैटरल टाइज को जरा स्ट्रेंथन अप किया जाए। मेरे ख्याल में जो अमेरिका की तरफ से सबसे पहले नंबर 1, एक तो बोइंग तैयारे जो कि पहले कोविड की वजह से रुक गए थे, 500 के करीब 737 मैक्स तैयारे बेचने का सबसे पहली प्रायोरिटी वो होगी। दूसरा, उनके साथ सोयाबीन जो है 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट वो किया जाएगा, और उसके बाद गैस और पेट्रोल और पोल्ट्री प्रोडक्ट्स और दूसरी प्रोडक्ट्स को बेचने की कोशिश की जाएगी। चाइना की तरफ से सबसे पहला जो नंबर 1 इशू होगा वो टैरिफ का होगा। ताइवान को डिस्कस किया जाएगा, और सेमी कंडक्टर जो है जिनके ऊपर पहले जिनको रोका गया था उनके ऊपर बात होगी। ईरान के ऊपर बात होगी। ईरान चाहेगा कि चाइना गारंटी मांगे अमेरिका से कि दोबारा हमला नहीं किया जाएगा। और दूसरा, चाइना, आप देखें सबसे ज्यादा तकलीफ अगर देखा जाए तो वो चाइना को है। वेनेजुएला का सबसे ज्यादा तेल चाइना जाता था, और 70 से 80% तेल ईरान का भी चाइना जाता था। तो वो भी इंटरेस्टेड होंगे, इसमें पार्टी बनेंगे। अब देखें कि इसमें सर्कमस्टांसेस कैसे आगे जाते हैं। ठीक है, लेकिन अच्छा, ताइवान इज गोइंग टू बी ऑन नंबर 3, मतलब कि चले ठीक है वो डिस्कशन में आएगा, लेकिन सर वो कितना सिग्निफिकेंट है? सेमीकंडक्टर्स की बात आप कर रहे हैं, उसमें हम ये देख रहे हैं कि बहुत बड़ी कंपनीज वगैरह शामिल हैं ताइवान। तो यूएस के अपने स्टेक्स हैं ताइवान को लेके, चाइना के अपने हैं, और वो एक जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके मुताबिक क्या बातचीत हो सकती है ताइवान को लेके? देखिए, ताइवान को हमेशा अमेरिका जो है वो एक नेगोशिएशन या फ्रीडम ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स के हवाले से उसको हमेशा इस्तेमाल करता रहा है, और वो उनके पास एक ताइवान को एज ए प्रेशर टैक्टिक यूज किया जाएगा मेरे ख्याल में उस हवाले से। अभी मेरे ख्याल में ताइवान के पिछले दिनों जो उनकी प्रीमियर थी, उनका दौरा भी चाइना का था। अब वो उतना ज्यादा प्रेशर मौजूद नहीं है ताइवान के ऊपर, क्योंकि गजा, लेबनान और ईरान के हवाले से दुनिया की सबसे ज्यादा टेंशन इन 3 जो क्राइसिस हैं इनके अंदर है।
लेकिन मेरे ख्याल में वो अमेरिका ऑलवेज यूज ताइवान एज अ प्रेशर टैक्टिक और इसमें इस्तेमाल करेंगे अपने इस प्रेशर को। वो तो चाइना के लिए एक और नेशनल इंटरेस्ट है और उसको वो इवेंचुअली रीयूनिफिकेशन को बाय फोर्स भी अगर इफ नेसेसरी तो वो कहता है कि हम ज़रूर इसको करेंगे। अच्छा, ईरान के मामले पे मुझे बताइएगा कि क्या डिस्कशंस हो सकती हैं? क्या चाइना उसमें एज अ गारंटर सामने आ सकता है? किस तरह से अमेरिका को कन्विंस कर सकता है या नहीं करेगा? क्या होगा उसके हवाले से? एब्सोल्युटली, मैं ये समझता हूँ कि ईरान का रिसेंटली उनके फॉरेन मिनिस्टर का दौरा चाइना जाना यही था। उनके 3 ऑब्जेक्टिव यही थे कि एक तो वो चाहते हैं कि अमेरिका की, देखें इस वक्त अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंट ट्रंप की गारंटी देना इतना आसान नहीं है। कोई मेन प्लेयर जो है इनमें से, जो रशिया या चाइना, यही 2 प्लेयर हैं दुनिया के अंदर। तो रशिया तो क्योंकि खुद अपने कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर इन्वॉल्व है, उनके ऊपर खुद सैंक्शंस हैं, यूक्रेन जंग है, तो चाइना ही वाहिद एक ऐसी सुपर पावर बचती है जो इसमें रोल अदा कर सकती है। और दूसरा, ईरान के साथ उनके रिलेशनशिप, और बल्कि इस जंग के अंदर उन्होंने काफी हद तक ईरान को सपोर्ट किया है। तो मेरे ख्याल में चाइना इज इन अ वे बेटर पोजीशन कि वो ईरान की सिचुएशन को डिस्कस किया जाए और फ्यूचर के बारे में अमेरिका से ये गारंटी ली जाए कि अगर आप ईरान के ऊपर दोबारा अटैक नहीं करेंगे, जो कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने जाने से पहले कहा हमें चाइना की मदद की जरूरत नहीं है इन द ईरान सिचुएशन। तो मेरे ख्याल में प्रेशर इस वक्त, आज जो मैं सुबह आपके प्रोग्राम में आने से पहले how is it possible कि अमेरिका को चाइना की ज़रूरत ना पड़े when it comes to Iran, because Iran is on really good terms with China। तो चाइना के साथ बहुत अच्छे टर्म्स होने के बावजूद ईरान की तरफ से इवन हम लोगों ने कई बार ये भी तज्जिए सुने कि ईरान चाहता ही यही है कि चाइना गारंटी ले ले, अगर गारंटी ले लेते तो चाइना बैक ऑफ करेगा, तो उस सूरत में तो ज़रूरत पड़ सकती है अमेरिका को। सो प्रेसिडेंट ट्रंप ये क्यों कहेंगे कि हमें ज़रूरत नहीं है? देखिए, दर हकीकत 2 चीजें यहाँ पे मैं अर्ज करना चाहूंगा। नंबर 1 तो वो कहते हैं कि ब्लॉकेड काम कर रहा है, और दूसरा, इसमें मैं स्पॉइलर देख रहा हूं कि आबनाए हुरमुज से लोगों ने किस ने पैसा बनाया है, इंक्लूडिंग रशिया और इंक्लूडिंग अमेरिकन, इवन देन इंक्लूडिंग और कई ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इस जंग से फायदा उठाया। और दूसरा, मैं एक बहुत बड़ा क्वेश्चन ये भी आता है दरमियान में कि क्या वाकई ही ईरान का मसला परमानेंट हल होना भी चाहिए या नहीं होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन ये आता है, क्या वाकई ही दर हकीकत अमेरिका ये चाहता है कि ईरान का मसला खत्म हो। ये तीसरा क्वेश्चन आता है। उसकी वजह ये है कि पिछले कॉन्फ्लिक्ट देखें आप, अफगानिस्तान गए तो क्या अफगानिस्तान में ऑब्जेक्टिव सारे हासिल किए गए? एब्सोल्युटली नॉट। इराक और लीबिया की सिचुएशन आपके सामने है। गजा आज भी जल रहा है। लेबनान एक अगला फ्रंट शुरू हो चुका है। लेबनान के बाद नया फ्रंट देखा जा रहा है। तो दुनिया के अंदर 2 ममालिक ऐसे हैं, मैं अर्ज ये करना चाहूंगा, जो हकीकत है, अमेरिका और इजराइल दोनों को जंगें चाहिए होती हैं। अमेरिका का इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है और दूसरा इजराइल का प्रोजेक्ट ग्रेटर इजराइल है, और दूसरा, ये दोनों लाजमो मलजूम है एक दूसरों के लिए। तो शायद उस तनाजर से डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हो कि हमें चाइना की जरूरत ही नहीं है, हमने तो ईरान के ऊपर ब्लॉकेड कर दिया है, अगर काम आज कर लें कल करें, नहीं करते तो भी हमें एक सिंगल बूंद भी जो है। साजिद साहब, मैं आपकी बात से थोड़ा सा, मेरा जो ओपिनियन है वो मुख्तलिफ है। अगर ब्लॉकेड इतना सक्सेसफुल होता तो फिर प्रेसिडेंट ट्रंप हिमसेल्फ, अमरीकी जरीदे सबसे बड़े उन्होंने ये रिपोर्ट किया कि अगले 24 से 48 घंटे के दौरान ईरान मान जाएगा यूएस की शराइत, और हम लोग किसी एमओयू को साइन करने की भी इवन खबरें आई। उसके बावजूद ईरान की तरफ से जब वापस नए ड्राफ्ट्स भेजे गए तो वो ज़्यादा मुस्तरद इसलिए किए गए क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि वो नाकाबिल कबूल डिमांड्स हैं। ईरान अपनी मैक्सिमल पोजीशन जो स्टार्ट से लिए हुआ था वो उसी पे को बरकरार रखे हुए, उससे एक जरा भी पीछे नहीं हटा, और यही वजह है कि कोई एमओयू साइन नहीं हुआ। देखिए, मेरी नजर में अगर आज देखा जाए तो ईरान के अंदर इंतशार मौजूद है। उनकी अस्करी और सियासी क़यादत जो है 2 मुख्तलिफ पेजेस के ऊपर है। मैं ये समझता हूं कि जब पासदारान इनकलाब ताकतवर हो जाते हैं तो वो अमेरिका के सामने खड़े हो जाते हैं। जब सियासी क़यादत थोड़ी सी उनको कन्विंस कर पाती है तो उस वक्त उनके डायलॉग डिफरेंट किस्म के होते हैं। मेरे ख्याल में आज भी अगर देखा जाए, दैट इज द ओरिजिनल प्रॉब्लम ऑफ ईरान एट द मोमेंट। कभी वो ओमान की तरफ देखते हैं, कभी रशिया की तरफ देखते हैं, कभी चाइना, और आज इराकची साहब भारत चले गए हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि उनके फॉरेन मिनिस्टर हैज गॉन टू इंडिया। तो उनका, मेरे ख्याल में, मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि व्हाट ईरान वांट्स, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, किसके साथ चलना चाहते हैं, किसके साथ नहीं चलना चाहते। इट्स अ बिग कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट एट द मोमेंट।
इट इज़ क्लियरली इट इज़ लवली टॉकिंग टू यू साजिद तारर साहब। बहुत शुक्रिया आपका मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने तारर साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत कशमकश है, चाहे वो मुल्की सियासत हो या बैनुल-अक़वामी सतह पे देखा जाए सियासत है या फिर जंगें, तो आइंदा आने वाले दिन डिसाइसिव हो सकते हैं, बट आई थिंक इट नेवर एंड्स। आज की न्यूज़ टुनाइट से इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।